दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस 2013 का जो है पेपर सॉल्यूशन एंड जितना हो सके डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। बट BHU का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो मतलब आपको डायरेक्टली आंसर्स याद रखने के टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं एंड जिसकी एक्सप्लेनेशन देना थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट मेरे तरफ से मैं जितना एक्सप्लेन कर सकूंगा आपको करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए गाइस वीडियो में जो है एंड तक बने रहना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे गाइस लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने आपको 5-6 ईयर्स का प्रोवाइड कर चुका है, तो आज हम अपने नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिगर्स डिफाइनिंग प्रिसीजन डू नॉट इंक्लूड। यहाँ पे पूछा गया है, हमें नॉर्मली क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, फिगर्स जो कि डिफाइन करते हैं प्रिसीजन को उसमें जो है नॉट इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले प्रिसीजन के बारे में जो है मैंने आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। प्रिसीजन में मैंने ये बताया था कि एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसीजन। मान लीजिए आपको जो है एक गेम खेलने के लिए मिला, ओके, एक इस तरीके से बोर्ड मिल गया आपको, ओके, एंड इस पे जो है सेंटर पॉइंट ये है, इस तरीके से जो आपको एक तरीके से सेंटर पॉइंट मिला हुआ है एंड आपको जो है सेंटर पे जो है यहाँ पे अटैक करना है। तो आपने अटैक किया इस पॉइंट पे, ओके, एक स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे अटैक किया तो 5-6 स्टूडेंट ने जो है एक ही जगह पे इस तरीके से जो है अटैक किया। तो इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी, यानी जो सेंटर में जहाँ पे जाना चाहिए वो आपका यहाँ पे जो है एक्यूरेसी है। बट एक स्टूडेंट क्या करता है, ओके, एक स्टूडेंट क्या करता है, जो यहाँ पे अटैक करना है वो यहाँ पे ना करके इस जगह पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से जो है अटैक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 5 स्टूडेंट शुरू में जो यहाँ पे अटैक किए वो एक्यूरेसी हमने कहा, बट वही 5 स्टूडेंट जो है सेकेंड टाइम में दूसरी जगह पे इस तरीके से जब अटैक करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मैं मतलब यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो है वो खुद एक्यूरेसी की तरफ बिहेव करने लगता है बट वो एक्यूरेसी होता नहीं है एक्चुअल में, ओके। यहाँ पे यानी ये अब प्रिसीजन होता क्यों है, हो सकता है जो आप जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसी में कुछ फॉल्ट हो, इस कारण से इस तरीके से होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे एक्यूरेट रेट आना चाहिए वो रेट कहीं और पे आ रहा है बट बार बार उसी जगह पे आ रहा है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। तो यहाँ पे जो है प्रिसीजन कौन सा इंक्लूड नहीं करता है, उसे आप बोल सकते हो लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। इस बात को जो है आप याद रखोगे। एंड कौन इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे सभी चीजें जो है डेविएशन के बारे में बातें कर रही है, यानी एक्यूरेसी से जो डेविएशन हो रही है। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं ना एंड जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होते हैं ना आपस में एक दूसरे से इंटररिलेट होते हैं, इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बट लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पढ़ोगे आप तो आपको खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अ प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी इनएक्यूरेट। जी हाँ, बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने बताया जो प्रिसाइज होता है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है एंड एक्यूरेट भी हो सकता है। एंड दूसरा क्या है, अनएक्यूरेट मेजरमेंट इज ऑलवेज प्रिसाइज, यानी जो एक्यूरेट होता है, जैसे कि मैंने बताया एक ही जगह पे जो है बार बार अटैक इस तरीके से हो रहा है, एक ही वैल्यू बार बार आ रहा है, मतलब उससे हम बोल सकते हैं एक्यूरेट होता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे, accuracy applies only to attribute data whereas precision to attribute both simple and geographic data, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चीज़ों को जो है मैंने आप सभी को ऑलरेडी जो है अपने क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर में पढ़ा रखा है, बहुत कम लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप जाके उसे देख लेना। अगर बोलोगे तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज, यानी देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। क्या होती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, इज ऑल्सो नोन एज आप किसे कहते हो। तो देखो एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी होता है ना उसे आप बोलते हो, सबसे पहले तो आप समझो कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। एक सॉलिड सरफेस इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, इस तरीके से जो है इस तरीके से एक सॉलिड सरफेस दिया हुआ। अब बताओ यहाँ पे सॉलिड सरफेस के ऊपर में एडजॉर्प्शन कैसे होगा। ये हो सकता है कि कोई लिक्विड जो है यहाँ पे आके इस तरीके से जो है एडजॉर्ब कर जाए, या फिर कोई गैसेस मॉलिक्यूल जो है आके यहाँ पे एडजॉर्ब कर जाए। बट क्रोमेटोग्राफी के केसेस में क्या होता है, ओनली लिक्विड के केस में हम लेते हैं, यहाँ पे लिक्विड जो है सॉलिड के सरफेस में जब इस तरीके से एडजॉर्ब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो ये चीजें आप याद रखना, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ट सेपरेशन टेक्निक फॉर। देखो यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन जो सॉलिड सरफेस एंड जो यहाँ पे जो है लिक्विड, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे एक बहुत ज्यादा यहाँ पे एक बॉन्डिंग टाइप का हो जाता है। अब देखो इससे आपको सेपरेशन करना, तो आप किस चीज के लिए यूज करोगे, अगर नॉन पोलर होंगे तो वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए जो है जो हमारा बेस्ट सेपरेशन टेक्निक किसके लिए होता है, एडजॉर्प्शन हमारा होता है नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए जो है बेस्ट होता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 2D क्रोमेटोग्राफी। यहां में से जो है कौन सा 2D क्रोमेटोग्राफी है। अब सबसे पहले जो है अगर आपने क्रोमेटोग्राफी नहीं भी पढ़ा है ना तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2D मतलब क्या होता है, जो 2 प्लेन के में होता है। जस्ट लाइक एक पेज जो है हमारा एक 2D है, ओके। एक कॉपी जो है कंप्लीट कॉपी लेंगे आप तो वो 3D हो जाता है, बिकॉज उसकी जो है लेंथ ब्रेथ हाइट सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे जो है हम उसकी जो मतलब जो चौड़ाई होती है, ब्रेथ होती है, उसे जो हम नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं पेज के केसेस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया पेपर जो 2D तरह से आप उसे कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ना, पेपर में कुछ इस तरीके से जो है क्रोमेटोग्राफी होती है, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट होता है, इस तरीके से जो आप मीडियम में जो इसे आप इस तरीके से डुबा देते हैं, एंड यहाँ पे जो है सेपरेशन टेक्निक होती है, सेपरेट होता है इस तरीके से। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये 2D क्रोमेटोग्राफी है। तो पेपर क्या हमारा 2D क्रोमेटोग्राफी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो इस क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, प्लेनर का मतलब ही होता है 2D। अगर आपको एग्जामिनर जो है प्लेनर भी दे या फिर 2D भी दे तो आप यहाँ पे घबराए नहीं। अगर आपको 2D दिया है तो आप 2D को भी प्लेनर समझते हो एंड प्लेनर को भी जो है आप 2D समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देखो यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है आपका यहाँ पे 2D क्रोमेटोग्राफी है, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप बात करो हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, ओके। यहाँ पे देखो थिन लेयर यानी ये जो क्रोमेटोग्राफी है किसी लेयर में हो रही होगी इस तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेज लेते हैं, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था पेपर में जो एक पेपर होता है स्टेशनरी फेज, एंड इसी तरीके से जो है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो है एक थिन प्लेट होती है, ओके। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफी भी जो है हमारा एक 2D क्रोमेटोग्राफी यानी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो कि आपका प्लेनर क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल नहीं है, वो है आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस चीज को जो है आप यहां पे ध्यान रखना। एंड इसके क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द प्रिसीजन ऑफ द मीन ऑफ ए सीरीज एन मेजरमेंट कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो प्रिसीजन होता है ना किसी मीन का, जो इसे आप बेस्ट रिप्रेजेंट करते हो, इसका एक फॉर्मूला आता है S/√n, ओके। S/√n ये आपका फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप याद रखोगे। मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही कहा, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए क्रोमेटोग्राफी कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अगर आपको एक क्रोमेटोग्राफी कॉलम दिया हुआ है इस तरीके से, जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है कॉलम कुछ इस तरीके से होता है, इसका कॉलम को जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए इस तरीके से अगर आप जो है प्लेट भी ले सकते हो, ओके। तो इसका आंसर अगर आप देखो तो इसका आंसर जो इन्होंने दिया था डिक्रीज इन प्लेट हाइट, ओके। इसका आंसर इन्होंने दिया था डिक्रीज इन प्लेट हाइट। बट यहाँ पे मैं आपको कहूंगा इसके आंसर में मुझे डाउट है, इसलिए इसके आंसर को जो है आप मत लेना। इसका आंसर अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट में सेक्शन में आपको इसके आंसर मैं बता दूंगा। अगर उसके अलावा किसी स्टूडेंट को इसका आंसर भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है इसके आंसर को यहाँ पे ये चेक कर सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ प्लेट्स, ओके, n can be computed in terms of retention time of a peak TR and the width of the peak at its base W can be W by the relationship, ओके। यहाँ पे जो है आप किस तरीके से जो है जो TR है, N है, एंड W को किस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स का ये फॉर्मूला होता है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं N = 16 × TR/W होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से जो आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, एंड ये मैंने आपको अपने क्रोमेटोग्राफी लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ओके। आप वहां पे इसे जाके जरूर देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। EDTA स्टैंड्स फॉर, अब EDTA किससे स्टैंड्स करता है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ओके। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है ना, इसे भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है। मैंने आपको यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन किया था, वहां पे मैंने बताया था लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को जो है आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हो,
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इज वन। देखो रिवर्स फेज एंड नॉर्मल फेज, इस पे जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरी ईयर जो है आपको एक क्वेश्चन आता ही है, भले एक साल गैप हो जाए, बट देखो 2020 में जो है इस पे क्वेश्चन उतना नहीं आया था, बट 2021 में जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है क्रोमेटोग्राफी से। अगर आप यहाँ पे देखोगे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने जो है आप सभी को बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके, डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो हम पेपर यूज़ करते हैं ये हमारा होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। अब ये पेपर क्या है? ये पेपर हमारा है क्या? स्टेशनरी फेज। ओके, पेपर हमारा होता है स्टेशनरी फेज। अब देखो जो स्टेशनरी फेज हमारे केस में क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। एंड जो भी इस तरीके से जो हम लिक्विड जाता है, हमारा जो सॉल्वेंट जाता है, ओके, जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करता है, वो हमारा होता है पोलर। क्या होता है? पोलर। यानी जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है एंड जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। अब इसे याद करने के लिए अगर आप चाहो यहाँ पे देखो, याद करने के लिए आप देख सकते हो जो नॉर्मल फेज होते हैं ना, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी यानी एनपीसी, वहाँ पे आप देखोगे जो पेपर आप यूज करते हो ये आपका होता है सिलिका का। एंड सिलिका में क्या होता है? सॉरी, सिलिका नहीं होता है यहाँ पे। ओके, ये आपका पेपर होता है सेल्यूलोज का पेपर होता है। सॉरी, ओके, सेल्यूलोज का पेपर होता है। सेल्यूलोज में क्या होता है? आपका वाटर होता है। ओके, अब वाटर क्या होता है? पोलर होता है। तो नॉर्मल फेज में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज होता है वो आपका पोलर होता है। एंड सिमिलरली जो है रिवर्स फेज में क्या होता है? स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन विच द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज पोलर। ये आपका हो गया रिवर्स फेज का। अगर इसी जगह में अगर आपको नॉर्मल फेज के लिए पूछा होता तो इन विच द स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, इस तरीके से होता है। ओके, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सोल्यूट पोलरिटीज आर इन ऑर्डर ऑफ ए बी सी, यानी ए ज्यादा पोलर है देन बी देन सी पोलर है। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन विल बी, इल्यूशन का ऑर्डर क्या होगा मैं पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये चीज जानना होगा, पोलर का इंट्रैक्शन जो होता है, पोलर का इंट्रैक्शन होता है पोलर के साथ होता है, यानी पोलर पोलर साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड नॉन पोलर जो होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर के साथ ही जो है अच्छा करता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रिवर्स फेज पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इस तरीके से जो हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है ये हमारा क्या होता है? नॉन पोलर होता है। सॉरी, ये हमारा होता है क्या था? हाँ, नॉन पोलर होता है। ओके, नॉन पोलर होता है। तो ये किसके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं करेगा? जो ज्यादा नॉन पोलर होगा। ओके, यानी पोलर जो है पहले इल्यूट कर जाएगा। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, पोलर जो है पहले इल्यूट कर जाएगा, यानी नॉन पोलर को जो है अच्छी तरीके से जो है स्टेशनरी फेज बाइंड करके रखेगा। यानी अगर ए बी सी हमारा यहाँ पे पोलैरिटी का ऑर्डर है तो यहाँ पे जो है जो सबसे लेट से इल्यूट होगा वो क्या होगा? सी होगा, बिकॉज वो नॉन पोलर है, बिकॉज नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के साथ में जो है अच्छी तरीके से जो है बाइंडिंग कर लेगा। तो सी देन बी तब हमारा ए हो जाएगा इस तरीके से। बट एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले फास्ट कौन इल्यूट होगा? फास्ट इल्यूट होगा हमारा ए, देन बी, देन सी, बिकॉज पोलर यहाँ पे जो पहले इल्यूट होगा। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर ए देन बी देन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू यहाँ पे पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, जो केटायन एक्सचेंज होता है ना, जो केटायन एक्सचेंज रेजिन होता है उसमें हमारा होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। क्या होता है हमारा? सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। एंड जो एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है ना उसमें हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे नॉर्मली आपको क्या पूछा गया है, बी एंड डी होगा, सॉरी बी एंड सी होगा। ओके, बी एंड सी होगा, यानी बी में आप देख सकते हो केटायन एक्सचेंज रेजिन है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एनायन एक्सचेंज रेजिन है हमारा जो होता है हमारा टर्सरी एमीन ग्रुप होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती बोल दिया, एनायन में जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला वो नहीं होता है, मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी उसके लिए। टर्सरी होता है। ओके, बिकॉज जो हमारा केटायनिक होता है उसमें एसिडिक ग्रुप होता है एंड जो हमारा एनायन होता है उसमें हमारा एमीन ग्रुप होता है, टर्सरी एमीन ग्रुप। ओके, तो इसे आप सुधार लेना, बी एंड सी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो मैं इसे डायरेक्टली बताता हूँ, जो आयन एक्सचेंज होता है एंड आयन क्रोमेटोग्राफी होता है हमारा सेम टेक्निक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना, ये होता है हमारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। ओके, पिरिडिन रिंग में जो है इस तरीके से बेंजीन रिंग में एंड नाइट्रोजन एंड OH जो होता है आपस में एक ही तरफ होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन इन, जो मेटल आयन के साथ में जो हमारा ये ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स है किस फॉर्म में जो हमारा होता है, ये हमारा होता है डी प्रोटोनेटेड स्टेट में जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, किस में करता है? डी प्रोटोनेटेड स्टेट में जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये किसी तरीके से जो है डिप्रोटोनेट होने के बाद में जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट इन ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन
रिएक्शन प्रोड्यूसेस, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो ब्रोमाइड का जो रिएक्शन होता है उसे ही जानना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है BrO3 होता है ना, एंड 5Br माइनस होता है, वो 6H प्लस साथ रिएक्शन करके जो है 3Br जो है हमारा यहाँ पे फॉर्म करते हैं, यानी 1 मोल ऑफ KBrO3 जो हमारा यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ जो है Br2 फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी। बट अगर आपको यहाँ पे देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट पूछ दिया, यानी 3 मोल्स ऑफ KBrO3 पूछ दिया, तो कितने मोल्स ऑफ ब्रोमीन फॉर्म होंगे? तो 1 मोल में हमारा 3 फॉर्म हुआ है, 1 मोल में जो है हमारा कितना फॉर्म हुआ है? 3 मोल ऑफ Br2। ओके, तो 3 मोल ऑफ KBrO3 में कितना होगा? 3 इंटू 3, यानी यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है 9 मोल ऑफ जो है हमारा ब्रोमीन फॉर्म होता है। इस चीज को जो आप यहाँ पे याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? विच वन इज रेडॉक्स इंडिकेटर? इस इनमें जो है हमारा कौन सा रेडॉक्स इंडिकेटर है? तो ये बात को आप याद रखोगे। ओके, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखना। एंड एक ही जो है यहाँ पे हमारा एवरी ईयर एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है। जो फेरोन होता है ना, वो हमारा रेडॉक्स इंडिकेटर होता है, एंड इसी क्वेश्चन को जो आपको बार बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखो, जहां पे आपको सेरियम दिखता है ना, वहां पे आप क्वेश्चन एसिडिक ढूंढने लग जाओ, बिकॉज एक ही ऑप्शन होता है जो एसिडिक होता है, एंड वही आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, विच सेरियम सॉल्यूशन इज स्टेबल एनफ फॉर अ ईयर और एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एसिडिक CE4 सॉल्यूशन होता है। अब ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज जो एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है CE4 का, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सीरियम 4+ का जो है एसिडिक यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AS3 ऑक्साइड is used in standardizing reagent as a primary standard, यहाँ पे द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ AS ऑक्साइड यहाँ पे पूछा गया। तो इसका तो कोई आंसर याद रखोगे, डिजोल्विंग वेट अमाउंट ऑफ AS2O3 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ओके, इन बेसिक वाटर फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन विथ अन एसिड। इसका आंसर याद रखोगे। ओके, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ यू डोंट हैव इरिक्रोम ब्लैक टी। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं एंड आपके पास में जो है, बाय द वे, अगर आपके पास में इरिक्रोम ब्लैक टी नहीं है, ओके, जो कि आप यूज करते हो हार्डनेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए, तो आप क्या दूसरा इंडिकेटर को यूज कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे यूज तो नहीं करते हैं, बट हम कर सकते हैं पीएच रेंज के अकॉर्डिंग। ओके, पीएच रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फेनोल्फथलीन को जो है यूज कर सकते हैं, यस, विथ द यूज ऑफ एन अल्टरनेटिव इंडिकेटर लाइक फेनोल्फथलीन जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखोगे। ओके, EDTA, नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA ऑफन कॉम्बाइंस विथ मेटल आयन इन द रेशियो ऑफ, जो EDTA होते हैं ना, EDTA होते हैं, वो मेटल आयन साथ किस रेशियो में कॉम्बाइंस करते हैं? तो इस चीज को भी आप याद रखोगे, 1:1 रेशियो में जो है ये कॉम्बाइंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेटल आयन थ्रू ऑक्सीनेट प्रिसिपिटेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय, जो मेटल्स आयन होते हैं ना, थ्रू ऑक्सीनेट प्रिसिपिटेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय, इसे आप करते हैं ब्रोमेट टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं। किसके करते हैं? ब्रोमेट टाइट्रेशन। जहां पे आपको ऑक्सीनेट का वर्ड दिखता है ना, वहां पे ना KBrO3 एंड Br- इस तरीके से टाइट्रेशन होते हैं, एंड ब्रोमेट टाइट्रेशन इसका यूज हम करते हैं मेनली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी यहाँ पे बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है, EDTA टाइट्रेशन रिक्वायर्स द बफर पीएच। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है एंड आपको याद ही रहता है, जो होता है हमारा बफर पीएच होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। यहाँ पे क्या होता है, इन द रेशियो ऑफ आयरन 2 एंड विथ जो है सीरियम 4 द इक्विवेलेंस पोटेंशियल पूछा गया है। तो इक्विवेलेंस पोटेंशियल जो होता है हमारा, उसका इक्वेशन क्या होता है, Ne1 प्लस Ne2। ओके, यहाँ पे बाय क्या होता है, N1 प्लस N2, यहाँ पे N1E1 N2E2 बाय N1 प्लस N2 होता है। अब यहाँ पे N1 क्या होता है एंड N2 क्या होता है यहाँ पे, तो N1 N2 क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे भी जो है वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे Fe2 है, यानी Fe+3 से जो है हमारा Fe+2 में जा रहा है, एंड Ce4+ जो है हमारा Ce+3 में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज जो है हमारा 1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज है वो हमारा यहाँ पे 1 है। बोथ केसेस में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज जो हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 इंटू जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये मल्टीप्लाई में है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका यहाँ पे Fe जो है, याद रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिखते हैं Fe3+ से Fe जो हमारे यहाँ पे 2+ में जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है E0 ऑफ Ce4+ से जो हमारा यहाँ पे जाएगा Ce+3, ओके, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यानी 1 + 1, यानी यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसका
करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे जो है पूछा गया इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफ में ना मिस्टेक है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे तो जो नीचे वैल्यूज दी हुई है एंड यहाँ पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पॉइंट है वो इससे कभी मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट में, जैसे कि आप सभी पता है, मैंने आपको एक ग्राफ वाला लेक्चर बताया था, वहाँ पे मैंने आपको इक्विवेलेंस पॉइंट वगैरह के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो 10 से जो है थोड़ा सा इस तरीके से जो है यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, यानी 10 के जो ज़्यादा करीब आएगा, इसीलिए जो है हम यहाँ पे 10 के करीब वाले यानी 10 को यहाँ पे आंसर मान लेते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से तो है, पॉइंट यहाँ पे जो है सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होना चाहिए, तो ये पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 10 के ज़्यादा करीब है, इसीलिए जो है इसको हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, बट एक्चुअली ये ग्राफ यहाँ पे मिस्टेक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ पीएच इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड विद स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है इक्विवेलेंस पॉइंट जो पीएच होगा वो किस रेंज में होगा। तो यहाँ पे देखो एसिडिक एसिड हमारा वीक है, ओके वीक है, एंड यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग है। अब बताओ कोई एक जो है वीक है एसिड है एंड उसे स्ट्रॉन्ग एसिड जब आप ट्रीट करोगे तो किसका यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग का ज़्यादा होगा, यानी एसिडिक रीजन में रहेगा या बेसिक में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो है बेसिक रीजन में जो है, इन बेसिक रेंज में जो है हमारे यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट्स आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पीएच वैल्यूज एट 0, 10, 90 एंड 100% टाइट्रेशन ऑफ 50 ml ऑफ 0.100 मोलर HCl यानी 0.1 HCl ले सकते हैं विथ 0.100 यानी 0.1 मोलर NaOH लिया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन समझने की बहुत यहाँ पे जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि एक बीकर हमने लिया, वहाँ पे 50 ml जो है हमने यहाँ पे 0.1 HCl हमने यहाँ पे ले रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे 0.1 जो है 0.1 मोलर NaOH हमें दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 0 ml इसमें डालेंगे, यानी कुछ डाला ही नहीं है, फिर हम यहाँ क्या करेंगे 10 ml डालेंगे, फिर 90 ml डालेंगे, फिर 100 ml डाल लेंगे, तो उसके बाद में पीएच क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एक ही के लिए सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 50 ml ऑफ 0.100 मोलर HCl। अब यहाँ पे आपने जब 0 डाला ही नहीं है उस टाइम पे पीएच क्या होगा, तो पीएच हो जाएगा हमारा सबसे पहले H+ की कंसंट्रेशन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.100 हो जाएगा जो हमारा H+ की कंसंट्रेशन। इसे आप क्या लिखोगे 1/10 लिखोगे, यानी इसे आप लिखोगे 10⁻⁻1, यानी H+ की कंसंट्रेशन तो हमारी आ गई यहाँ पे 10⁻1। तो अब पीएच क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करोगे माइनस लॉग 10⁻⁻1 लिखोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पीएच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। एंड यहाँ पे जब हमारी वैल्यू 1 आ गई, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे और किसी भी यहाँ पे ऑप्शन के लोगे ना, तो यहाँ पे किसी में जो हमारा 1 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। इसी तरीके से जो है आप H+ का जो है कंसंट्रेशन बोथ केसेस के लिए निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक और के लिए H+ की कंसंट्रेशन आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसका आप इक्विवेलेंस ले लीजिए, यानी 50 इंटू जो है 0.1 माइनस जो बेस का है यानी 0.1 इंटू 10 ml एंड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम यानी 100 प्लस जो है हमारा 10 ml। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/110, ये हो जाएगी आपकी H+ की कंसंट्रेशन। इसे सॉल्व करोगे तो करीब करीब जो है आपका 1.44 करीब आएगा, यानी 1 पॉइंट जो है आप यहाँ पे ये ले सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है, द कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ गिवन बिलो हमें दिया हुआ है, ये किसके लिए है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से शार्पली डिक्रीज होता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है, एंड शार्पली इंक्रीज होता है ना तो वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो हमने तो यहाँ पे आंसर ही फाइंड कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के सॉल्यूशन साथ मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।